पिछले वीडियो में हमने तुम लोगों को ये बतलाया था कि किस प्रकार बैरम खां के विनाश के प्लॉट को रचा गया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बैरम खां की थी। लेकिन जरा पानीपत के मैदान के पीछे की कड़ी को चलो तब पता चलेगा कि राज सत्ता में, राजधर्म में क्या वफादारी ऐसी भी हो सकती है, या अगर वफादारी हो तो ऐसी हो। यारा बैरम खां को इस बात की सूचना मिल चुकी थी टाडी बेग खान के माध्यम से। टाडी बेग खान के संदर्भ में इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि पानीपत के मैदान में जो जंग होगा जबरदस्त होगा, और जबरदस्त जंग की तैयारी को लेकर के बैरम खां अपनी ओर से तैयार था। और बैरम खां उन परिस्थितियों में अकबर से यह पूछता है कि क्या किया जाना चाहिए, हेमू के खिलाफ रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि टाडी बेग खान बारंबार इस बात को कहे चला जा रहा था कि जंग का परिणाम क्या होगा यह निर्धारित है, अर्थात पानीपत के मैदान में हम लोगों की हार होगी। बैरम खान ने तभी यह कहा था कि राजधर्म का ऐसा कौन सा कड़ी है यारा कि सुख के क्षणों में सत्ता के सुख का उपभोग करो और जब बुरे दिन आए तो राजा को ही विपदा में डाल दो। और टाडी बेग खान का यह कहना कि भारत से पलायन करके कहीं और चलो, बैरम खां का यह कंसेप्ट होना कि जहां हम जाएंगे क्या वाकई हमारे लिए कोई सत्ता छोड़ देगा क्या, हमारे लिए कोई सत्ता छोड़ देगा क्या। जब सत्ता छोड़ने की बात नहीं हो सकती, संघर्ष कहीं भी है, तो संघर्ष यहां क्यों नहीं है? क्या हम संघर्ष करके सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते? टाडी बेग खान को जुमे के दिन बुलाया जाता है, बैरम खां से वार्ता होती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। एक कैरेक्टर था बैरम खां यार। पानीपत के मैदान में उसके बाद भी साथ बीतता है, लेकिन के पहले बैरम खां तमाम सहयोगियों को यही सलाह देता है कि राजधर्म का कम से कम आप पालन तो कीजिए। अच्छे दिनों में आप सत्ता के सुख का उपभोग करोगे और बुरे दिनों में अपने ही राजा को छोड़ दोगे। माना कि अकबर 14 साल के उम्र का बच्चा है, लेकिन है तो राजा ही हम लोगों का। अंततः तमाम लोगों को लगता है कि जंग लड़ना ही चाहिए, और पानीपत के मैदान में विषाद इसी कारण से बिछा था। दूसरी बड़ी बात, यह वफा की एक कहानी है। अब दूसरी कहानी हम तुम लोगों को सुना रहे हैं, समझोगे। पानीपत के मैदान के जंग को जीतने के बाद बैरम खान ने जतला दिया कि वाकई राजधर्म कहते किसको है। कहानी सुनोगे तुम लोग। नेक्स्ट कड़ी जो आता है वो कड़ी आता है तब जब बैरम खान के प्रति, जो पिछले वीडियो में हम बतलाए थे कि महामनगा ने पूरी कड़ी को समझाते हुए यह समझाया अकबर को कि बेटे अकबर, बैरम खां सत्ता के रेस में जिस अनुरूप और जैसे चल रहा है, यकीनन मानना कि तेरे हाथों कुछ नहीं रहेगा। अकबर जानता था कि बैरम है तो मुगल साम्राज्य है, बैरम खां था तो सत्ता थी, बैरम खां गया तो सब कुछ गया। इसलिए महामनगा की कोई बात को ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन तब जब नौका विहार की घटना हुई और बैरम खान ने अकबर के ही महावत का कत्ल कर दिया, तब लगा कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। तब अकबर ने अब्दुल लतीफ के माध्यम से 3 मैसेज अकबर के इसके बैरम खां के पास भेजवाता है। ध्यान रखना, ये टॉप क्लास का ऑब्जेक्टिव भी है, मैं कहानी सुना रहा हूं। अब्दुल लतीफ के माध्यम से 3 ऑप्शन भेजा गया कि कालपी और चंदेरी की सूबेदारी ले लो, गुप्त मामले का सलाहकार का पद ले लो, और मक्का की तीर्थ यात्रा लो। मैं पुनः दोहराऊं, अब्दुल लतीफ के माध्यम से 3 संदेश भेजे गए, कालपी और चंदेरी की सूबेदारी, गुप्त मामले का सलाहकार, कालपी और चंदेरी की सूबेदारी, गुप्त मामले का सलाहकार और मक्का की तीर्थ यात्रा। अकबर अपने नहीं आदेश दिया था, अब्दुल लतीफ के माध्यम से भेजवाया था। और जब अब्दुल लतीफ पहुंचता है बैरम खां के पास, तो बैरम खां अपने चंद सहयोगियों के साथ बैठा है, महफिल सजी है।
अब्दुल लतीफ जैसे ही उस कागज को देता है, खोलता है, पढ़ता है, तो लोग पूछते हैं कि क्या है। तो पहली बार भेजा गया कोई आदेश था अकबर का। तो कहता है कि यार अकबर ने हमारे पास तीन संदेश भेजे हैं, मतलब कुल मिला के तूने आदेश दिया है कि आप कालपी या चंदेरी की सूबेदारी ले लो, गुप्त मामले में सलाहकार का पद ले लो, या मक्का की तीर्थ यात्रा ले लो। इर्द गिर्द के तमाम लोगों ने कहा कि अगर आप ना होते तो मुगल साम्राज्य ना होता, आप ना होते तो पानीपत का जंग ना होता, आप हो तो सब कुछ है। और ये बंदा अकबर कौन होता है आपको आदेश देने वाला? और अगर आदेश देना ही था तो स्वयं क्यों नहीं आया? जंग लड़ो अकबर के खिलाफ। कुछ समय के लिए, कुछ लम्हों के लिए बैरम खान विचलित होता है, लेकिन फिर कहता है ना, मेरे पिता बाबर के दरबार में थे। ये बैरम खान का स्टेटमेंट है। मैं हुमायूं की सेना में एक अदना सा सेनापति था। बरसों से की राजधर्म की सत्ता को मैं घंटों में नहीं खो सकता, मैं मिनटों में नहीं खो सकता। अगर हमें शासक बनने की तमन्ना और ख्वाहिश होती तो उस वक्त होती जब मैंने पानीपत के जंग को जीतकर अकबर के हवाले किया था। अगर चाहता तो अकबर के सर को धड़ से अलग करके संपूर्ण सत्ता मैं अपने नाम कर लेता, लेकिन जब मैंने तब नहीं किया, अब किस बात का। एक अदना सा सिपाही आज राजधर्म का पालन करते करते प्रतिशासक के रूप में है, जो शासक से कमतर नहीं है। और मेरा राजा, मेरा अकबर, मेरा शासक, मेरा जहांपना, जो शासन सत्ता के लायक खुद को समझ रहा है, तो ये राजधर्म नहीं कहता कि इसके विरुद्ध में कोई कदम उठाऊं। और वही इधर अकबर बेचैन है कि न जाने क्या होगा। और बैरम खान जाता है अकबर को देख करके, अकबर को देखते हुए आगे जब उसके दरबार में पहुंचता है, तो बैरम खान को देखकर अकबर अपने चेयर से उठ खड़ा होता है, अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है कि न जाने क्या होगा। बैरम खान बड़ी अदब के साथ झुककर सलाम करता है, मानो ये कह रहा हो कि अगर कोई आदेश आपको देना ही था तो आप हमें दे देते, डायरेक्ट दे देते। क्या जरूरत थी अब्दुल लतीफ के माध्यम से संदेश को भिजवाने की? अरे मैं तो आपका सेवक था। ये सत्ता, ये साम्राज्य, सब कुछ तो आपका ही है। मैं आपका अधिकारी हूं और उस पद का अधिकारी हूं जो आप परिभाषित करोगे। अकबर ने पूछा कि आपने कौन सा विकल्प स्वीकार किया? बैरम खान ने कहा कि कालपी और चंदेरी का इलाका आपके साम्राज्य का बहुत दूर का इलाका है। आपके जिहन में ये बात रहेगी कि कहीं बैरम खान उस इलाके को तोड़कर उस सूबे को साम्राज्य में न बदल ले, इसलिए मैं कालपी और चंदेरी की सूबेदारी नहीं ले सकती। बात रही गुप्त मामले के सलाहकार के पद की, तो यकीन मानिए, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा ही नहीं रहा, उसके दिए हुए सलाह के ऊपर आपको क्या भरोसा होगा? इसलिए मैं इस पद को नहीं ले सकता। बात रही मक्का की तीर्थ यात्रा की, तो आपके पिता के समय से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकलूं, लेकिन कभी वक्त मिला ही नहीं, मैं जा सका ही नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकलूं। अकबर ने कहा कि आप जाइए, संपूर्ण खर्च साम्राज्य वहन करेगा। और वही बैरम खान मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकलता है, आधुनिक गुजरात में पहुंचता है। लेकिन कभी तुम लोगों को हम ये पढ़ाए हैं कि मछुआरा और सरहिंद की लड़ाई जो 1555 में लड़ा गया था सिकंदर सुर के विरुद्ध, उसमें बड़ी वीरता के साथ बैरम खान लड़ा था। लेकिन बैरम खान के विरुद्ध लड़ने वाले एक बाप और बेटे की जोड़ी भी थी। बेटे का नाम मुबारक खान है। उस मुबारक खान ने यह देखा था कि बैरम खान ने मेरे बाप को जंगे मैदान कत्ल किया है, और उसी बैरम खान को आज गुजरात की सरजमीन पर पाता है। तब जब बैरम खान मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकलता है, और वहीं लगता है मुबारक खान को कि सही वक्त है कि पिता के हत्यारे से उसका बदला लिया जाए, और अंततः बदला वो ले लेता है। बैरम खान का कत्ल कर दिया जाता है, बैरम खान मारा जाता है। पाटन के फकीरों ने उसका अंतिम
संस्कार करता है, सुपुर्द खाक करता है। जब इस बात की सूचना अकबर को मिली तो अकबर को लगा कि मुगल साम्राज्य ने उस वट वृक्ष को खो दिया जिसके बैनर तले कभी मुगल साम्राज्य ने अपनी सत्ता, अपनी साम्राज्य की खूबसूरती को पाया था, जिसके छांव तले मुगल साम्राज्य ने अस्थायित्व की बुनियाद को डाला था। यही कारण था कि उसने इसकी विधवा बेगम से सांकेतिक रूप से निकाह कर लिया और उसके बेटे अब्दुल रहीम खान एक खाना को अपना बेटा मान लिया। राजसत्ता में वफादारी ऐसी भी होती है, ये सीख मिलती है बैरम खान के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।